नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह कहानी है जापान की यू टर्न वाली चाल की, डीआरडीओ के बाहुबली हथियारों की और इंडियन एयरफोर्स की आत्मनिर्भरता की। सोचिए, एक तरफ जापान पहले भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट से दूर रखना चाहता था और अब वही जापान भारत के साथ मिलकर चीन को टक्कर देने वाली मिसाइल बनाना चाहता है। दूसरी तरफ डीआरडीओ का वीएचपी 8-8 लैटिन अमेरिका में धूम मचा रहा है और इंडियन एयरफोर्स ने विदेशी इजेक्शन सीट्स को गुड बाय कह दिया। इतना ही नहीं, महिंद्रा हेलीकॉप्टर पार्ट्स बना रहा है और पुणे में A320 सिमुलेटर ने तो कमाल ही कर दिया। तो चलिए इस डिफेंस रोलर कोस्टर की सैर शुरू करते हैं, जिसमें हम ढेर सारी नई जानकारियां और गूगल इनसाइट्स के साथ इस स्क्रिप्ट को और स्पाइसी बनाएंगे। 1. जापान का यू टर्न, दोस्ती या स्ट्रैटेजी। पहली खबर जापान से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले जापान भारत को अपने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में शामिल होने से मना कर रहा था। यह प्रोग्राम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का है, जिसमें जापान, यूके और इटली साथ हैं। लेकिन अब अचानक जापान ने पलटी मार ली और भारत को एक नया प्रपोजल दिया है। चलो मिलकर एक लॉन्ग रेंज टैक्टिकल स्ट्राइक मिसाइल बनाते हैं जो 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली हो और इंडो पैसिफिक में चीन की ग्रोइंग अग्रेशन को काउंटर करे। एक जापानीज थिंक टैंक की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जापान को मिलकर ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए जो अमेरिका की टोमहॉक मिसाइल 1600 किलोमीटर रेंज को टक्कर दे सके। क्या है माजरा? जापान का डर है सेनकाकू आइलैंड्स, जहां चीन बार बार उकसाने वाली हरकतें करता है। भारत भी LAC पर गलवान जैसे क्लैशेस से जूझ रहा है। जापान को लगता है कि अगर दोनों देश मिलकर एक ऐसी मिसाइल बनाएं जो चाइना के की टारगेट्स को हिट कर सके, तो यह इंडो पैसिफिक में डिटरेंस को बूस्ट करेगा। भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल जो 1000 किलोमीटर की रेंज रखती है, इस प्रोजेक्ट का बेस बन सकती है। लेकिन चैलेंज यह है कि जापान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक में ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है। गूगल फैक्ट: जापान ने हाल ही में टाइप 10 मिसाइल को अपग्रेड किया, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन 3000 किलोमीटर की मिसाइल बनाना उनके लिए अकेले टफ है। जापान का यह यू टर्न हिपोक्रेसी नहीं, बल्कि प्रैग्मेटिक मूव है। चाइना की नेवी और मिसाइल पावर को देखते हुए जापान को अब भारत की जरूरत पड़ रही है, लेकिन भारत को सावधान रहना होगा। जापान का GCAP से बाहर रखना और अब यह प्रपोजल दिखाता है कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देख रहा है। फिर भी अगर यह डील होती है तो भारत की मिसाइल टेक को ग्लोबल स्टेज पर बूस्ट मिलेगा। 2. डीआरडीओ का बाहुबली WHP-88। लैटिन अमेरिका में धमाल अब बात करते हैं डीआरडीओ के उस हथियार की जिसने ब्राजील से लेकर चिली तक हलचल मचा दी है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHP-88 ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा बनाया गया एक बीस्ट है जो एम्फीबियस ऑपरेशंस, हाई मोबिलिटी और हेवी फायर पावर का कॉम्बो है। गूगल इनसाइट WHP 8 अगस्त को 2023 में मोरक्को ने टेस्ट किया था और इसके परफॉर्मेंस ने चाइनीज आर्मर्ड व्हीकल्स को पछाड़ दिया। मोरक्को ने 150 यूनिट्स का ऑर्डर दिया और अब 400 और चाहिए। हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुए LAAD डिफेंस एक्सपो में भारत ने WHP 8 अगस्त को शोकेस किया। ब्राजील, चिली और कोलंबिया जैसे देश इसे अपनी सेनाओं में शामिल करने के लिए एक्साइटेड हैं। व्हाई? क्योंकि यह प्लेटफॉर्म वर्सेटाइल है। माइन प्रोटेक्शन, मिसाइल लॉन्चर्स और 30 मिलीमीटर कैनन्स के साथ यह किसी भी टेरेन में धमाल मचा सकता है। गूगल फैक्ट: ब्राजील अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए $2 अरब का बजट रख चुका है और WHP-88 उनकी जरूरतों को पूरी तरह से फिट करता है। बड़ा फायदा: टाटा अब मोरक्को में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल रहा है और अगर लैटिन अमेरिका से ऑर्डर्स मिले तो ब्राजील में भी ऐसा प्लांट खुल सकता है। इससे न सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि मेक इन इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स का गेम चेंजर, देसी इजेक्शन सीट्स। इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने यूके और रशिया की नींद उड़ा दी। अब तक हमारे फाइटर जेट्स, तेजास, सुखोई या रफाल में लगने वाली इजेक्शन सीट्स यूके की मार्टिन बेकर या रशिया की ज़्वेज़दा से इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब भारत ने अपनी पहली इंडिजिनस इजेक्शन सीट डेवलप कर ली है। गूगल अपडेट: डीआरडीओ और HAL ने मिलकर 2024 में इस सीट का सफल ट्रायल किया और 2025 में इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। क्या है खास? वर्सेटिलिटी: ये सीट लाइट फाइटर्स, तेजास
से लेकर हेवी फाइटर्स सुखोई 30 MKI तक हर जेट में फिट होगी। ऑल वेदर कैपेबिलिटी -40 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस तक हिमालयस की पीक्स हो या डेजर्ट, ये हर कंडीशन में काम करेगी। 0-0 इजेक्शन, ग्राउंड लेवल से भी सेफ इजेक्शन पॉसिबल है। EMI प्रूफ, एनिमी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी अनअफेक्टेड रहेगी। मॉड्यूलर डिजाइन, मेंटेनेंस आसान, डाउन टाइम कम। इंपैक्ट, इंडिया अब ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि ग्लोबल मार्केट में इजेक्शन सीट्स एक्सपोर्ट करेगा। गूगल एंगल, मार्टिन बेकर का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है, लेकिन इंडिया की लो कॉस्ट हाई क्वालिटी सीट्स इसे चैलेंज कर सकती हैं। साथ ही फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म होने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे। चौथा, महिंद्रा का हेलीकॉप्टर। महिंद्रा अब सिर्फ एसयूवीज और ट्रैक्टर्स तक सीमित नहीं है। कंपनी ने डिफेंस एविएशन में धमाकेदार एंट्री की है। एयरबस के A330 हेलीकॉप्टर, H125 के क्रिटिकल फ्यूजलेज कंपोनेंट्स अब महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स भारत में बनाएगा। एयरबस ने 2024 में भारत को 56 H125 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिनका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए होगा। क्या है प्लान? महिंद्रा 2027 से इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई चेन को इंडिया सेंट्रिक बनाना चाहता है, यानी न सिर्फ पार्ट्स बल्कि असेंबली और मेंटेनेंस भी भारत में होगा। इससे भारत का एविएशन इकोसिस्टम मजबूत होगा और फ्यूचर में महिंद्रा इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स डेवलप कर सकता है। HAL के ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के बाद महिंद्रा का यह स्टेप प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बराबर का प्लेयर बनाएगा। चैलेंज, एयरबस जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ कंपीट करना आसान नहीं। महिंद्रा को क्वालिटी और कॉस्ट बैलेंस करना होगा। लेकिन अगर यह कामयाब हुआ तो भारत हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। 6, IAF का रेडर रेवोल्यूशन। चाइना पाक को शॉक इंडियन एयरफोर्स ने अपने ग्राउंड बेस्ड सिग्नल रेडार्स को व्हीकल माउंटेड सिस्टम से रिप्लेस कर दिया है। ये नई रेडार्स अब हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे लद्दाख और अरुणाचल में डिप्लॉय किए गए हैं। DRDO का उत्तम AESA रडार और अश्विनी रडार इन सिस्टम्स का बेस है, जो 360 डिग्री कवरेज और स्टील्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्शन की कैपेसिटी रखते हैं। क्यों है गेम चेंजर? मोबिलिटी, स्टैटिक रेडर्स आसानी से टारगेट हो सकते थे, लेकिन व्हीकल माउंटेड रेडर्स को रिलोकेट करना आसान है। हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, -30 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन थिन एनवायरनमेंट्स में भी फ्लॉलेस काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जापान का यह प्रपोजल भारत के लिए गेम चेंजर होगा या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रैप? और क्या भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिका में चाइना को पछाड़ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय श्री राम।